हेलो फ्रेंड्स, आपका आज के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है ओम का नियम। पहले हम लोग ओम के नियम को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे। सर साइमन जॉर्ज ओम ने बताया, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप व दाब में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। ओम ने बताया, अगर कोई चालक है, जैसे ये एक चालक है, इस चालक के सिरों पर विभवांतर लगा दिया जाए। विभवांतर लगाने का मतलब इसके सिरों पर अगर बैटरी लगा दी जाए, और जब हम चालक के सिरों पर विभवांतर लगाएंगे तो विभवांतर लगाने से चालक के सिरों पर धारा प्रवाहित होगी। यहां से प्लस से I धारा चलेगी और माइनस में I धारा जाएगी। जब किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप व दाब में कोई परिवर्तन ना हो तब चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। अगर हम विभवांतर के मान को बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समानुपाती का निशान लगा है। अगर हम यहाँ से समानुपाती हटाएंगे तो हमें यहाँ पर एक नियतांक लगाना पड़ेगा। तो देखिए V बराबर, यहाँ से समानुपाती हटाया तो एक नियतांक लगाया R। अब यहाँ पे R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो अगर हम यहाँ से R इक्वल टू निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा V अपान I। अब देखिए यहाँ पे प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध यानी जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट आती है, जो धारा के मार्ग में रुकावट आती है उसको चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो R यहाँ पर एक नियतांक है, लेकिन इसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। इसका मात्रक देख लेते हैं। ये V विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक यानी वोल्ट हो गया, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो हमारा मात्रक बना वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को ओम कहा जाता है। इसी को ओम कहते हैं, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर या ओम। अब देखते हैं, अगर विभवांतर V और धारा I के बीच ग्राफ खींचा जाए तो ये ग्राफ हमें एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। सरल रेखा का मतलब ये है जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती है। तो जैसे जैसे हम विभवांतर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे जो रेखा प्राप्त होगी वो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो V और I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। अब हम लोग R इक्वल टू वी आई का डेरिवेशन करेंगे कि R इक्वल टू वी अपान आई हमें कहां से प्राप्त होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक चालक ले लिया और इस चालक का नाम PQ रख दिया और चालक की लंबाई स्मॉल l ले ली। अब देखिए, कोई भी चालक होता है तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक धात्विक चालक है और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n कंसीडर कर ली कि इस चालक के आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्मॉल n होंगे। अब ये चालक है, ये चालक का कहलाता है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A। अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए, लंबाई गुणे जो चौड़ाई होती है उसे क्षेत्रफल कहा जाता है, और क्षेत्रफल हमारा यहाँ पर A है और चालक की ऊंचाई AL है। तो यहाँ पर हमारा चालक का आयतन AL बन जाता है। तो चालक का जो आयतन है वो AL है। जब चालक के सिरों पर विभवांतर V लगाते हैं तो देखिए, यहाँ पर चालक के एक सिरे पर पॉजिटिव विभवांतर आता है और दूसरे चालक के सिरे पर नेगेटिव विभवांतर आता है। तो जिसके कारण प्लस से माइनस की ओर चालक के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। अब हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला पढ़ रखा है E बराबर F अपान Q। अगर यहां से हम F इज इक्वल टू निकालें तो F इज इक्वल टू हमारी वैल्यू QE आ जाएगी। अब देखिए, जैसे हम चालक के सिरों पर विभवांतर V लगाते हैं तो चालक के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है।
इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है। अब देखिए प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है और वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है, तो हम कह सकते हैं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर E बल लगता है और इस बल के प्रभाव में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगता है। इस तरीके से दोस्तों सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करने लगते हैं। और विभवांतर लगाने से पहले अगर हम देखें तो जो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, वे मुक्त इलेक्ट्रॉन कोई दाएं जा रहा था, कोई बाएं जा रहा था, कोई ऊपर जा रहा था, कोई नीचे जा रहा था। इलेक्ट्रॉनों की जो गति थी वो विभिन्न दिशाओं में थी। सारे इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहे थे, टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे थे। लेकिन जैसे ही चालक के सिरों पर विभवांतर V लगाया गया तो विभवांतर V के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल लगा और वैद्युत बल लगने से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगा और ये इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से गति करते हैं और Vd से गति करते हुए चालक के P सिरे को पार करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और ये बैटरी के धन टर्मिनल द्वारा आकर्षित किए जाते हैं, फिर ये माइनस टर्मिनल से निकलकर प्लस टर्मिनल की ओर घूमते हैं। अब देखिए चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये अनुगमन वेग Vd से चलते हैं। अब इसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे हम लोग। देखिए यहां पे हम व्यंजक निकालते हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। एक बात समझ लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होता है। अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए, देखिए इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तो ऋण धन की तरफ आकर्षित होता है और माइनस से प्रतिकर्षित होता है। इसलिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन हमेशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है और यहाँ पे भी सारे इलेक्ट्रॉन देखिए वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ही गति कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चालक के सिरों पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, अब वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E = V/L। अब देखिए जब चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल भी लगेगा। तो देखिए यहां से लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल अब देखिए लगने वाला बल प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, तो F = E है एक इलेक्ट्रॉन पर बल और यहां पर हो जाएगा कैपिटल E। अब देखिए यहां पर E की वैल्यू प्लेस कर देंगे तो E की वैल्यू है V/L, तो यहां हो जाएगा स्मॉल e × V/L। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा तो बल से इलेक्ट्रॉनों में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। न्यूटन के दूसरे नियम से जब किसी पर बल लगता है तो बल से त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो जब यहां पर इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो हम लिखेंगे बल के कारण उत्पन्न त्वरण, बल के कारण उत्पन्न त्वरण। और त्वरण का फार्मूला होता है, देखिए बल का न्यूटन का दूसरा नियम पड़ा है F = ma और यहां से अगर A = निकालेंगे तो हो जाएगा F/m। तो बल के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में कितना त्वरण उत्पन्न होता है, तो A = F/m त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए यहां पे F की वैल्यू प्लेस करेंगे, F की वैल्यू है eV/ml, तो हमारा त्वरण आ गया A = eV/ml। अब देखते हैं आगे अनुगमन वेग की परिभाषा से। तो यहां पे हम लिखेंगे अनुगमन
वेग की परिभाषा से और अनुगमन वेग की परिभाषा से फार्मूला लिखेंगे Vd इज इक्वल टू ए टाउ। अब हम समझ लेते हैं ये फार्मूला कहां से आता है, Vd इज इक्वल टू ए टाउ। Vd इज इक्वल टू ए टाउ। अब देखिए गति का पहला समीकरण देखेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो यहाँ पर v जो होता है, जो वेग होता है वो अनुगमन वेग औसत वेग होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं उनके औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, तो v की जगह पर हम यहाँ vd रख देंगे। अब दूसरी चीज देखिए u होता है प्रारंभिक वेग, तो विभवांतर लगाने से पहले जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो अनियमित गति कर रहे थे विभिन्न दिशाओं में। कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर था, कोई इलेक्ट्रॉन नीचे था, कोई दाएं था, कोई बाएं था, तो वे सब एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर रहे थे। इसलिए इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक ऊष्मीय वेग 0 होता है और a यहाँ पर त्वरण है और t को यहाँ पर यानी समय हम शांति काल से लेते हैं, तो हमारा फार्मूला बन जाता है Vd बराबर ए टाउ। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे अनुगमन वेग की परिभाषा से, Vd बराबर ए टाउ। तो जब हम Vd बराबर निकालेंगे, a की जगह पर हम वैल्यू रख देंगे EV/ml और इनटू टाउ। दोस्तों यही हमारा एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है और ये फार्मूला हमारा अनुगमन वेग और शांति काल के बीच संबंध को दर्शाता है। यही फार्मूला हमारा अनुगमन वेग और वैद्युत विभवांतर के संबंध को भी दर्शाता है। अब आगे देखते हैं, एक संबंध पड़ा है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध से, अनुगमन वेग के बीच संबंध से। और ये संबंध होता है I बराबर NEAVD। अब देखिए अगर हम यहां से Vd इज इक्वल टू निकालें तो Vd बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा I/NEA, क्योंकि NEA मल्टीप्लाई में है, ये अपॉन में आ जाएंगे। अब देखिए इस इक्वेशन से Vd का मान उठाकर यहां पर प्लेस कर देंगे, तो Vd की वैल्यू है EV/ml इंटू टाउ इज इक्वल टू I/NEA। अब यहां से हम वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, हमें V/I चाहिए, क्योंकि ओम का नियम होता है R इज इक्वल टू V/I। तो देखिए हम यहां से V है, I को इधर ले आएंगे, बाकी सब ट्रांसफर कर लेंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ V/I बचाना है, ये V यहाँ पे ऐसा ही रहेगा और I को इधर नीचे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा V/I इज इक्वल टू, अब देखिए ml इधर पहुंच गया तो ये हो गया ml/n, और ये E नीचे से आया E और E स्क्वायर NEA टाउ, तो ये बन गया NE स्क्वायर A टाउ। आगे देखते हैं, तो देखिए ml/NE स्क्वायर किसी निश्चित ताप पर NE स्क्वायर ml/NE स्क्वायर A टाउ, ये एक नियतांक होता है। इस नियतांक को कैपिटल R कहते हैं। अब देखिए ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया है, R बराबर ml/NE स्क्वायर टाउ। लेकिन इस इक्वेशन में V/I बराबर ml/NE स्क्वायर टाउ में इसकी जगह पर हम यहाँ पर R रख देंगे, तो हमें ओम का नियम मिल जाएगा, या V/I बराबर, देखिए इस नियतांक की जगह हम R रख देंगे, तो V/I बराबर R, और यही दोस्तों होता है हमारा ओम का नियम। इसमें देखते हैं ml/NE स्क्वायर टाउ ये कैसे एक नियतांक का काम करता है। देखिए यहाँ पर m है, m जो होता है ME मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और L होती है चालक की लंबाई,
अब देखिए एक बार हमने यहाँ पर जितना बड़ा चालक ले लिया तो उस चालक की लंबाई ना कभी घटती है ना बढ़ती है, तो इसलिए L लंबाई भी कांस्टेंट हो जाती है। फिर देखिए ml समझ गए, यहाँ पर n किसी निश्चित ताप पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निश्चित रहती है। अगर ताप ना घटे और ना ही बढ़े तो यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी नियत रहेगी। आगे देखते हैं, अब हमारा बच्चा ए। अब देखिए ये जो क्षेत्रफल है जिसे मैं रेड कर रहा हूं एरिया को, ये भी किसी चालक का एक बार जितना ले लिया जाता है उतना ही रहता है, ये कभी भी बदलता नहीं है। तो यहाँ पर ए जो क्षेत्रफल है वो भी नियत हो जाता है। उसके बाद ई इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है और आवेश होता है 1.6 में गुणे 10⁻⁻19 और टाउ है शांति काल। अगर ताप ना बढ़े ना घटे तो शांति काल भी नियत रहता है। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारी एक कांस्टेंट बन जाती है जिसे हम चालक का वैद्युत प्रतिरोध आर कहते हैं। तो यही हमारा R=V/I, यही हमारा ओम का नियम है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।